गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो दोस्त, रिवीजन की सीरीज में अगला जो चैप्टर है जो हमको रिवाइज करना है वो है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर बड़ा ही आसान है। ये वाला चैप्टर हमें ये बताता है कि आखिरकार जीएसटी की जो लायबिलिटी आ गई है उसका पेमेंट कब करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको बहुत सारी तारीखें मिलेगी, इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की डेट। अब हमेशा याद रखना, जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उसके अगले महीने के 20 तारीख को एक रिटर्न जाता है जिसको बोलते हैं जीएसटीआर 3B। इस जीएसटीआर 3B में आपको पेमेंट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई सपोज करो फरवरी को आया, तो मुझे इसका जो पेमेंट है वो कब तक करना है। तो इसका मतलब ये है जितने भी इनवॉइसेस फरवरी में जिनका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर रहा है उन सबका पेमेंट मुझे कब करना पड़ेगा, 20 मार्च को करना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के एंगल से, और सरकार हमेशा क्या चाहेगी कि जितना जल्दी टाइम ऑफ सप्लाई निकले उतना जल्दी सरकार को जीएसटी मिले, और क्लाइंट हमेशा ये चाहेगा कि जितना लेट टाइम ऑफ सप्लाई निकले उतना मैं जीएसटी के पेमेंट को डीले कर पाऊं। तो इसलिए सरकार ने जो भी नियम कायदे कानून इस चैप्टर के बनाए हैं वहां पे कहीं पे भी आपको लेटर दिखेगा ही नहीं, वहां पे हमेशा आपको क्या दिखेगा, क्योंकि सरकार हमेशा चाहती है कि टाइम ऑफ सप्लाई जल्द से जल्द निकले और जीएसटी का पेमेंट सरकार के पास आ जाए। ठीक है, तो सर देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताता है। व्हेन द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स अराइजेस, अगर टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है 25 मई, तो फिर इसका पेमेंट कब हो जाएगा सर, अगले महीने की 20 तारीख, डेट इज 20 जून। ठीक है, अब इस चैप्टर में दो टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स का अलग, सर्विसेज का अलग। गुड्स में एक तो नॉर्मल केस आएगा, एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आएगा, रिवर्स चार्ज आएगा, और वैसे ही सर्विसेज में नॉर्मल केस आएगा और रिवर्स चार्ज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, बहुत ही सिंपल। लॉ मेकर बहुत सिंपल सी बात बोलता है, और सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ये बोलता है कि हमें सिर्फ दो तारीखें देखनी है। एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। सर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये तो पता लगाना ही नहीं है राजा, क्योंकि ये तो सप्लायर ने जब इनवॉइस इशू करा है तो सप्लायर के हाथ में, वो जैसे उसने सप्लाई करी तब करे, सप्लाई के 10 दिन के बाद करे, सप्लाई के 2 महीने के बाद करे, तो ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस किसके हाथ में, सप्लायर। बट लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस ये सरकार ने अपने हाथ में रखा, और इसलिए सरकार कितनी शानी है और यहाँ पे क्या लिख दिया, विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है सर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता के रखा है कि इस तारीख तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है सर, वो कौन सी तारीख है, अब देखो वो तारीख बताई गई है सेक्शन नंबर 31 में। सेक्शन 31 बोलता है अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, अगर गुड्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हमने देखा था, जब अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता था सर, जहां पे हमारी गाड़ी एंड डेस्टिनेशन पे जा रही है, वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। अब यहाँ पे हमको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, तो वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो आपको इनवॉइस इशू कर देना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। इसका मतलब है अगर मेरा गुड्स फैक्ट्री से रिमूव हुआ 21 फरवरी को, अगर गुड्स फैक्ट्री से 21 फरवरी को रिमूव हुआ तो या तो आप इनवॉइस 21 फरवरी के पहले बना दो, या लास्ट डेट क्या है 21 फरवरी। सर एक बात बताओ, अगर हमने 21 फरवरी के बाद बनाया सर, फिर आपके ऊपर एक तो पीनल प्रोविजंस आएंगे। पीनल प्रोविजंस इसलिए आएंगे क्योंकि जिस तारीख तक हमने आपको इनवॉइस बनाने का बोला था उस तारीख तक आपने इनवॉइस नहीं बनाया। एक और चीज सर, फिर टाइम ऑफ सप्लाई पे कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा।
सपोज करो मेरा रिमूवल कब हुआ, 21 फरवरी, मैंने इनवॉइस बनाया 28 फरवरी को। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर क्या है, लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस क्या है, इन दोनों में से अर्लियर, तो अर्लियर कौन सी तारीख आ गई, डन। उसके बाद अदर केसेस, सर जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा, तो अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो राजा डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, तो फिर उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट। ठीक है, एक और चीज, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। नाम से ही समझो, जब गुड्स रेकरेंट बेसिस पे सप्लाई हो रहे, फॉर एग्जाम्पल जब घर में गैस की पाइपलाइन आ रही है, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन गैस चल रहा है और दूसरे दिन बंद हो गया, एक दिन चल रहा है, दूसरे दिन चल रहा है, तीसरे दिन चल रहा है, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है। जो घर में न्यूज़पेपर वाला हर रोज न्यूज़पेपर डाल के जा रहे, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है। जो घर में दूध वाले भैया आ रहे हैं जो हर सुबह को घंटी बजा रहे हैं और आपके घर में दूध देके जा रहे हैं, सर ये तो सालों से देके जा रहे हैं, वो भी क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। वैसे ही होता है हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज आगे आएगा। इसमें एक बात तो आपको समझ में आ गई कि कैसा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, या तो अकाउंट में आपके लिखे जाता है, जैसे दूध वाला भैया एक कागज लेके आता है, उस कागज में लिखता है, पेपर वाला भैया हर महीने आता है आपसे लिख के जाता है कि भैया इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ। और जो पाइपलाइन है, जो गैस की फैसिलिटी आपके घर पे है, वहां पे हर 1 महीने 2 महीने बाद रीडिंग लेने कोई भैया आता है, वो रीडिंग लेके चले जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वेयर द सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। अब यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि आज तो किसी का मन है तो वो 2 महीने बाद पेमेंट दे रहा है, किसी का मन है तो वो 3 महीने बाद पेमेंट दे रहा है। अब हमारे घर में ऐसा रहता है कि जब गैस का पेमेंट रहता है तो हम 4-4 5 महीने तक देते ही नहीं है, फिर वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो 6 महीने बाद एक साथ दे देते हैं। पेपर वाला 6 महीने बाद बोलता है आपने 6 महीने का पेमेंट नहीं दिया, फिर उसको 6 महीने का पेमेंट देते हैं। दूध वाला बोलता है भैया 8 महीने का पेमेंट नहीं दिया, तो फिर 8 महीने का पेमेंट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, सामने वाला स्टेटमेंट तो बनाएगा, हर महीने के एंड में आपको क्या देके जाएगा, स्टेटमेंट। तो फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ, पर सर अगर सामने वाला स्टेटमेंट नहीं बना रहा, तो अगर सामने वाला स्टेटमेंट नहीं बना रहा तो आपको उसको पेमेंट देना पड़ेगा। तो आइदर स्टेटमेंट डेट और पेमेंट डेट एज द केस मे बी। उसके बाद गुड सेंट ऑन अप्रूवल। सर ये अप्रूवल क्या होता है, भाई ऐसा है ना, ज्वेलरी के केस में बहुत होता है। ज्वेलरी के केस में क्या होता है, ज्वेलरी वाले भैया घर आते हैं, आपको 4-5 ज्वेलरी दिखाएंगे। अब आपको 4-5 समझ में भी आ गई, पर आपने बोला यार अभी इसको रख के जाओ, अभी हम आपको हाँ या ना का जवाब देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, गुड सेंट ऑन अप्रूव। अब सर लॉ मेकर ने बोला यार ऐसे तो तुम गेम खेलोगे, हमको एक लिमिट तो डालनी पड़ेगी ना, मालूम पड़े गुड्स तुम्हारे घर में साल भर तक पड़े। तो फिर लॉ मेकर ने बोला यार अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट ही कर लिया तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ, पर सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो लॉ मेकर ने एक मैक्सिमम टाइम लिमिट डाल दिया, कितना, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच एवर इज। इसका मतलब है सपोज करो मैंने 20 फरवरी को आपके घर में 6 ज्वेलरी बेची, ठीक है। आपने 3 मार्च को बोल दिया सर 3 ज्वेलरी तो हमको पसंद आ गई है, 2 हम रिजेक्ट मार रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 आपको पसंद आ गई है 3 मार्च को, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं 3 मार्च को आपको क्या बना के दे दूं, इनवॉइस बना के दे दूं। तो आपने रिजेक्ट कर दिए तो उसका इनवॉइस नहीं बनेगा। अभी बची कितनी है, 3 महीने हो गए, आपने उस एक का बताया ही नहीं। 4 महीने हो गए, आपने बताया ही नहीं। 5 महीने हो गए, फिर भी आपने उस एक ज्वेलरी का, 6 महीने हो गए। तो लॉ मेकर बोल रहा है भाई
हम कितना इंतजार करेंगे? आपने रिमूवल कब करा? 20 फेब। 20 फेब से जोड़ दो कितने महीने? तो 20 फेब से 6 महीने जोड़ा तो 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई और 20 अगस्त को हम मान लेंगे, पता है क्या? जैसे ही 20 अगस्त खत्म हो जाएगा, हम आप मान लेंगे कि डीम्ड सप्लाई हो गई है और 21 अगस्त को क्या बना दो? इनवॉइस बना दो। सर सामने वाले ने तो एक्सेप्ट नहीं करा। भाई सामने वाला कुछ बता ही नहीं रहा। ठीक है, तो सर गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विच एवर इज डन क्या क्लास? ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ढंग से करके जाना। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, सिर्फ रिवाइज मत करो, साथ साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो साथ साथ में क्वेश्चन भी निपटा रहे हैं, तो उनका मेरे साथ ही होते जा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे जिन्होंने एग्जामिशन 3 घंटे एक बार देख लिया, एक बार अपनी ही मॉड्यूल घुमा ली, क्योंकि अब आप एग्जामिशन चैप्टर में इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल घुमाओगे तो 120 पेज है, उसको घुमाने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर के नोट्स में सब कवर है, पर वो मन है ना, मानता नहीं है, तो वो क्या है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको घुमाओगे बट जल्दी जल्दी करो, कोई सी भी किताब उठाओ जल्दी जल्दी बुक से फटाफट, और क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। एमसीक्यू की बुक भी जरूर जरूर करना और क्वेश्चन बैंक भी जरूर जरूर करना। ठीक है, हमने इतनी मेहनत करी आपके लिए, एमसीक्यू की बुक, क्वेश्चन की बुक, तो उसको सम्मान दो और फटाफट से सारे क्वेश्चन करते जाओ, और क्वेश्चन को बिना देखे करना, ऐसे देख देख के ऑडिट स्टाइल में मत करना। भले आप कम क्वेश्चन करो, उससे लेना देना नहीं है, पर खुद से करोगे, दिमाग लगा के करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो, तो सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया? एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस, और ये लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस कौन सा सेक्शन बताता है? ठीक है, और सेक्शन 31 क्या बोलता है? सी सर अगर रिमूवल है तो फिर ऑन और बिफोर रिमूवल, अगर रिमूवल नहीं है, कोई दूसरा केस है, तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सर अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो या तो स्टेटमेंट का डेट या तो पेमेंट का डेट, विच एवर इज। और सर अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है, तो सर अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है तो उस केस में या तो सामने वाले ने जब एक्सेप्ट कर लिया वो, और मैक्सिमम कितना टाइम? 6 मंथ्स। हेलो, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। डन क्या क्लास? ठीक है, बस अब सुनो ध्यान से, डेट ऑफ पेमेंट गुड्स में कहीं से कहीं तक नहीं आता, बट एक है हमारा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग। ये जो 6 चीजें ना, ये कहां पे आती है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है, इसको सर्विस मानने की गलती मत करना। और तो ये नाम से ऐसा लगता है लॉटरी बैटिंग की सर्विसेज से कोई सर्विस नहीं है, लॉटरी की टिकट इज अ गुड्स। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे भी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो है ही, लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस भी है, और यहाँ पे एक और चीज है, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है राजा, ऑनलाइन मनी गेमिंग में तो पता है, सरकार बोलती है कि जैसे ही आपने पैसा डिपॉजिट करा वैसे ही क्या दे दो? जीएसटी का पेमेंट दे दो। और ये आया कहां से कि सर जैसे ही पैसा डिपॉजिट करा? ये आया सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन, क्योंकि 12 सबसेक्शन 2 बोलता है इनवॉइस तो ठीक है, लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस ठीक है, और विच एवर इज, ठीक है। सर इसका मतलब है अगर कोई नॉर्मल गुड्स है उसमें आपको कोई पेमेंट वेमेंट का देखना ही नहीं है, नॉर्मल सिर्फ क्या देखना? एक तो इनवॉइस की डेट और कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। पर अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो उसमें टोटल कितनी तारीखें देखोगे? 3 तारीख। डन।
बस इतना सही है क्या सर? हाँ, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई इतना सही है। अभी गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई में अगला जो मुद्दा है वो है, अब आरसीएम का गुड्स आपके कोर्स में नहीं है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। टाइम ऑफ सप्लाई आपके कोर्स में है क्या? नहीं है कि कौन कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो बीडी रैपर, टींडू लीव्स, यहां पे आरसीएम लगता है। सपोज करो मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं और सामने वाला एक रजिस्टर्ड पर्सन है और मैं उसको बीडी रैपर सप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे सरकार बोलती है एग्रीकल्चरिस्ट को परेशान मत करो, उस रजिस्टर्ड पर्सन से जीएसटी लो। पर ये आप कहां पढ़ोगे? फाइनल। पर आप इंटर में क्या पढ़ोगे कि सर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो अब देखो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे। अब लॉजिकली सरकार बोलती है कि यार गुड्स की रिसीविंग डेट तो होती है, और अब हमको जो भी बात करनी है वो रिसीवर के एंगल से करनी है। तो सबसे पहले तो ले लो क्या, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय द। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल बताए क्या बोल रहे हैं, 31st डे फ्रॉम। ठीक है, अब सुनो एक और चीज राजा, जब जब मैं पेमेंट बोलूं ना आपको, पूरे आरसीएम चैप्टर में जब जब हम पेमेंट की बात करेंगे तो वहां पे है ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मैं पेमेंट किसके एंगल से बोल रहा हूं, कि मैं सप्लायर के एंगल से बोल रहा हूं कि अब जैसे रिवर्स चार्ज है तो हम रिवर्स चार्ज में पेमेंट की बात किससे करेंगे? रेसिपिएंट। अब सर पेमेंट की हम कौन सी डेट माने, जिस दिन खाते में डेबिट हुआ या जिस दिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी। तो सरकार बोलती है देखो रेसिपिएंट का एक ही काम है, या तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा या उसके खाते से क्या होगा। अब जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पहले हो जाती है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिट विच एवर इज, सरकार बोल रही है भाई कभी डेबिट पहले हो गया और हम एंट्री करना भूल गए, तो हमने तो भाई प्रोविजन में ही लिखा हुआ है विच एवर इज। सप्लायर का भी ऐसा ही है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री, पर हम यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से विच एवर इज। ठीक है, तो जब भी मैं पेमेंट की बात करूं तो ऐसे ध्यान रखना। तो अभी हम ये देखो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे, ना तो रिसीविंग की डेट मालूम पड़ रही है, ना पेमेंट की डेट मालूम पड़ रही है, ना इनवॉइस सप्लायर ने इशू करा, सर हमको टाइम ऑफ सप्लाई तो निकालना है ना। तो फिर सरकार ने बोला अगर क्लॉज ए बी सी में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है तो भैया एक चीज पकड़ लो, वो पता है क्या, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो करेगा ही करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि एक तो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको दिखाना है और दूसरा उसको आईटीसी भी लेना है। तो रेसिपेंट सर किसी भी हालत में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो करेगा। ठीक है, डन क्या क्लास, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाउचर, बहुत ही सिंपल। एक होता है आइडेंटिफिएबल वाउचर, जिसमें आपको पता रहता है कि आप इससे क्या खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 500 रुपए का वाउचर दिया फॉर अ शर्ट। अब 500 रुपए का वाउचर दिया फॉर अ शर्ट, मतलब इस वाउचर से आपको क्या मिलेगा, शर्ट मिलेगी। इसको बोलेंगे सप्लाईज। अब जब पहले से ही पता है कि आप क्या खरीदने वाले हो तो सरकार बोलती है अब जीएसटी के लिए रुको मत, जिस दिन आपने वाउचर इशू करा बस उसी दिन क्या लगा दो, जीएसटी लगा दो। दूसरा एग्जांपल, मैंने आपको वाउचर दिया 500 रुपीज का और मैंने आपको बोला ये जो वाउचर है ये है आपके बिग बाजार का। तो आपने पूछा सर इससे क्या खरीद सकते हैं, मैंने बोला बेटा जो तुम्हारा मन हो तुम तो वो खरीद लेना,
बस काउंटर पे जैसे ही वाउचर दोगी तो 500 रुपए क्या हो जाएंगे। अब बिग बाजार पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वहां पे तो राशन का भी आइटम मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, सब मिलता है। तो अब पता नहीं है कि आप क्या खरीदोगे, आप तो कुछ भी खरीद सकते हो। तो लॉ मेकर बोलता है कि फिर रुक जाओ, अदर केसेस में हम क्या लेंगे, जिस दिन वाउचर रिडीम हो गया, ठीक है, उसके बाद अदर केसेस 12/1 12/2 12/3 12/4 के बाद भी अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना हुआ तो हम बोलेंगे कि अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो सामने वाला रिटर्न तो फाइल करेगा ना। तो जिस दिन सामने वाले ने रिटर्न फाइल करा, और अगर रिटर्न भी फाइल नहीं करा, प्रॉपर ऑफिसर आ गए और आपने बोला देखो प्रॉपर ऑफिसर आप हमसे एक भी रुपया नहीं ले सकते क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई, तो हम बोलेंगे रुक जाओ, हमने नियम कायदे कानून ऐसे बना के रखे हैं कि जिस दिन हम आपसे पैसे ले लेंगे वही बन जाएगा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम इंप्लीमेंट होते हैं, बट ये प्रॉपर ऑफिसर ने अपने लिए बना के रखे, ठीक है, कि भैया सामने वाला अगर कुछ बोले तो हम बोलेंगे जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करा वो टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है तो हम तो बोलेंगे भैया एक काम करो फॉर द टाइमिंग आप थोड़े बहुत पैसे डिपॉजिट कर दो, डन। उसके बाद 12 सबसेक्शन 6 बात करता है राजा, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। ये मैंने आपको कल वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी बताया था, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी जब मिला, जितना मिला कम जीएसटी मानो, सर मिला ही नहीं, नो जीएसटी। जिस दिन मिला उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो ये याद रखो, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी में जब मिला तूड़ू तुड़ू तूड़ू तुड़, जब मिला तुड़ू तुड़ नहीं, जब मिला, जितना मिला, जिस दिन मिला, क्या मानो, कम जीएसटी। सर मिला ही नहीं, नो जीएसटी। सर 3 महीने बाद मिला तो 3 महीने बाद जीएसटी। सर आधा आज मिला आधा 3 महीने बाद मिला, तो जो आधा आज मिला उस पे आज जीएसटी, और जो आधा 3 महीने बाद मिला उस पे 3 महीने बाद जीएसटी, ठीक है, बस हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो गया। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, अब देखो सर्विस में भी वही बात है, पर सरकार ने बोला यार सर्विस में हम पेमेंट को भी इंपॉर्टेंस देंगे, इंपॉर्टेंस तो गुड्स में भी दी पेमेंट की। फिर एक आया था नोटिफिकेशन नंबर 66 2017, और नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 ने ऐसा बोला कि हम फॉर द टाइमिंग रिलैक्सेशन देते हैं कि पेमेंट की डेट को गुड्स में मान्यता नहीं दी जाएगी। पर उन्होंने एक चीज तो अमेंड कर दी, वो क्या था बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इन्होंने बोला यार ये नई चीज है, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आप आज भी सेक्शन देखोगे ना तो सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है, पता है आपको सेक्शन में क्या लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और डेट ऑफ पेमेंट, फिर नीचे नोट दिया हुआ है कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 डेट ऑफ पेमेंट इज रिडंडेंट इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर द टाइमिंग रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना कि गुड्स के केस में पेमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज अ, बस। बट सर्विसेज में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सर्विसेज में सरकार ने बोला कि अगर हमको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है नॉर्मल केस तो शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। सर यहाँ पे तो अर्लीस्ट ही आएगा, आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि सरकार को जल्दी जल्दी जीएसटी का पैसा चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इन्होंने सर्विसेज में एक गजब का पॉइंट डाला है, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं सर्विसेज में क्या है। ये सर्विसेज सबसे पहले बोलते हैं क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया, इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया। अगर हो गया टाइम पे इशू तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज,
अब राजा बेटा एक बात बताओ, डेट ऑफ पेमेंट सप्लायर के एंगल से, तो सर सप्लायर के एंगल से जिस दिन सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी या क्रेडिट, दोनों में से विच एवर इज, ऐसे दिमाग लगा के पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये क्या ही पढ़ रहे हैं। और आप एग्जाम के एक दिन पहले भी 8-10 घंटे पढ़ोगे ना और आपका हो जाएगा। और दिमाग कम लगा के पढ़ोगे ना तो एग्जाम के एक दिन पहले 18 घंटे भी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कुछ दिमाग में गया ही नहीं। बहुत सारे टॉपर बच्चे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, रैंक आ जाती है। वो इसलिए रैंक आ जाती है जब चीजें ही सब समझी हुई है, जब लॉजिक ही सारे क्लियर है, तो एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा पढ़ के करना क्या है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 12-12 14-14 घंटे पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं। उनके दिमाग में ही कुछ नहीं गया, उनको कुछ समझा ही नहीं कि जीएसटी क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, लॉ क्या होता है। उन्होंने इसको एक एज अ टास्क ले लिया कि हाँ भाई इसको अब पास होना, अब पढ़ के रहेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाई बहुत आसान है, सही में बहुत आसान है। बस उसका क्रक्स आप समझो ना, वो है क्या, समझ समझ के पढ़ो, रट्टे वट्टे मत मारा करो। वो ऑडिट और लॉ में भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जितना समझोगे ना उतना ऑटोमेटिकली याद होगा और फिर भूलोगे भी नहीं। आप समझ रहे हो नहीं हो, याद करना शुरू कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। आराम से समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, चलो। इनवॉइस टाइम पे इशू करा तो डेट ऑफ इनवॉइस और विच एवर इज अर्लियर। अब इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं करा, टाइम पे इशू नहीं करा, सर ये टाइम क्या है, बता रहा हूं, रुक जाओ। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सर्विस स्टार्ट होने से लेना देना नहीं है। यार मैंने जीएसटी आपको पढ़ाना कब से शुरू से चालू करा था, सर्विस तो मेरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। मैं तो आपको आखिरी दिन पे भी परेशान करूंगा जब अपना जीएसटी का पेपर होगा कि ये लो बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है। उसके बाद भी जैसे ही पेपर हो जाएगा मैं फोन लगाऊंगी, फटाफट से पेपर भेजो, रिव्यू वीडियो बनानी है। फिर उसके बाद एक दिन बाद वापस से एमसीक्यू का डिटेल सॉल्यूशन लाऊंगा। मैं आपको कहाँ छोड़ रहा हूँ। तो सर्विस चालू हुई उससे लेना देना नहीं है, सर्विस जब कंप्लीट हुई उससे लेना देना है। ठीक है सर। अब डाउट यह है कि ये टाइम क्या है। हमने तो बोला ना टाइम पे इशू हो गया, ये कौन सा टाइम है। तो सरकार ने एक टाइम दिया, सरकार ने बोला आप जब भी सर्विसेज देंगे, नॉर्मल केस है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करो। सर्विस कंप्लीट होने से कितने दिन के अंदर अंदर, बट आपका बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो सरकार बोलती है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के केस में हम आपको थोड़ा सा और वक्त देते हैं। कितना आया समझ में। ठीक है, तो सर अब बताओ क्या है। अब देखो अब कितना सिंपल है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 और डेट ऑफ रिसीट ऑफ विच एवर इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। लॉ मेकर कभी भी कंप्लीशन वर्ड यूज नहीं करता है, बड़ा वेग सा वर्ड है कंप्लीशन। तो लॉ मेकर क्या वर्ड यूज करता है, बट प्रोविजन का मतलब क्या है। आप भी एग्जाम में कंप्लीशन मत लिख के आना, क्या लिख के आओगे, प्रोविजन। ये थोड़ा बहुत अपने को लॉ की लैंग्वेज तो यूज करनी है ना यार, ऐसे तो फिर बिल्कुल जीएसटी वेग हो जाएगा, लॉ का सारे पेपर वेग हो जाएंगे, फिर आप में और लेमैन में फर्क क्या रहेगा। तो आपको भी वर्ड क्या यूज करना है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। हाँ समझने के हिसाब से आप यही ध्यान रखना कि जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। ठीक है सर, एक बात बताओ, अगर क्लॉज ए और क्लॉज बी के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा है, सर रेसिपेंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा ना। तो जिस दिन रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी, डन। ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद ये टाइम लिमिट, सर टाइम लिमिट देखो, या तो बिफोर या आफ्टर। गुड्स में ऐसा नहीं है, सर्विस में ऐसा है। मतलब सर्विस में
आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं, मतलब सर्विस कंप्लीट हो गई है उसके बाद भी क्या इशू कर सकते हैं, इनवॉइस। कितने दिन सर, कुछ तो होगा ना, 30 days, और इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंक्लूडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, डन क्या क्लास? सर एक बात बताओ, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब कोई भी सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है, ये याद रखना फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सुनो ध्यान से, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की डेट असर्टेनेबल है, सपोज करो मैंने आपके घर पे वाईफाई लगाया, मैं हो गया वाईफाई वाला भैया, आप हो गए रेसिपेंट। अब मैंने जो आपके साथ एग्रीमेंट करा है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरे को आपसे पेमेंट चाहिए। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा हुआ है ना कि हर महीने की 5 तारीख को क्या चाहिए, तो जैसे ही हमारा फरवरी महीना खत्म हो जाएगा तो आपका पेमेंट कब ड्यू हो गया, 5 मार्च। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कब तक इनवॉइस बना दूं, 5 मार्च। सर क्या आप 5 मार्च से पहले भी बना सकते हो? भाई मेरे को तो मालूम ही नहीं है पहले से ही। तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर। अच्छा आपने बोला सर यार ये कॉन्ट्रैक्ट बाजी में डेट वेट मत लिखो यार, हम हार्ट के पेशेंट हैं। मैंने बोला यार डेट नहीं लिखे तो फिर पेमेंट का क्या सीन है? तो बोले सर हम कर देंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमने पेमेंट की ड्यू डेट लिखी नहीं तो आप पेमेंट तो दोगे ना। अब मैं आपके घर के चक्कर काटूंगा, 8 तारीख को मैं आया, आपने कोई पेमेंट नहीं दिया, मैं 12 तारीख को आया, आपने बोला हाँ सर ले लो पेमेंट, तो इनवॉइस कब इशू करूंगा? हाँ, ऑन और बिफोर व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। ठीक है, तीसरा, पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन, ये क्या होता है? अरे भाई घर बना रहे, सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका मेरा घर बनाने का, मैंने आपको बोला यार मैं आपको पेमेंट तो दूंगा, बट जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे पेमेंट आपको मिलेगा। सपोज करो 2 करोड़ रुपए का घर बना रहे और आपको 4 फ्लोर बना रहे, तो मैंने बोला भाई एक फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, आई विल पे यू 50 लाख, दूसरा हो जाएगा और 50 लाख, तीसरा हो जाएगा, और जैसे ही चौथा हो जाएगा रजिस्ट्री के बाद आपको बैलेंस पेमेंट दे देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट इज लिंक टू। तो इस केस में इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द, आया समझ में? सर एक बात बताओ, 2 फ्लोर के बाद ही आपका मन खट्टा हो गया, आपने बोला सर इसके बाद तो नहीं बनाएंगे, तो भाई अब मैं जो इनवॉइस बनाऊंगा या आप जो इनवॉइस बनाओगे वो सिर्फ कितने फ्लोर का बनाएंगे, 2 फ्लोर का। क्योंकि आपने जब पूरा काम करा ही नहीं, 4 फ्लोर की बात हुई थी, आपने 2 फ्लोर बनाया, तो ठीक है भाई, तो आपको सिर्फ कितने का इनवॉइस बनाना पड़ेगा, 2 फ्लोर तक का ही इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस, बार 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 बाय, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया सर। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो क्या है ना, सरकार ने बोल तो दिया इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, दोनों में से विच एवर इज, पर इसमें है ना बहुत सारे लोगों को इश्यूज आने लगे। सर क्या इशू आने लगे? आप समझो, जो हमारे घर पे वाईफाई वाले आते हैं वहां पे बिल कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं आता, 717 रुपये, 723 रुपये। जो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आता है वो भी ऐसे अजीबो गरीबी आता है, राउंड ऑफ में बिल कभी भी। ठीक है, अब सर क्या है ना, सपोज करो हम बात ही कर लेते हैं एयरटेल वाले की। एयरटेल वाले ने इनवॉइस बनाया आपका 717 रुपए का, और इनवॉइस की डेट थी आपकी 20वें। ठीक, अब आपके पास पैसे आ गए थे, आपने पहले से ही एयरटेल वाले को बोला यार एयरटेल वाले एक काम करो, आप तो 800 रुपये रखो,
फिर जो भी बिल आएगा उसमें अपन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। आपने ये 800 रुपये सपोज करो कब दिए, ठीक। अब सर एक बात बताओ, इसमें दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एक तो 717 रुपये का, और एक निकलेगा हमारा ये 717 रुपये का। तो सर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 20 फरवरी को इनवॉइस है, पेमेंट 22 फरवरी को है, 20। और ये 717 के ऊपर हम सरकार को जीएसटी दे देंगे अगले महीने की 20 तारीख को, डेट इज 20 मार्च, ठीक है। सर ये 83 रुपीज का क्या है भाई, 83 रुपीज का बिल तो आगे बनेगा, ये तो फरवरी तो खत्म हो गया, कब बनेगा, मार्च में। अब सपोज करो मार्च में इन्होंने बिल बनाया 783 का, कितने का बनाया, तो मैंने बोला भैया मेरे 83 आपके पास जमा है तो अभी ले लो आप कितने, ठीक है। अब सपोज करो ये जो 783 रुपीज है, इसका भी तारीख आ गया अब क्या, 20 मार्च। मैंने पेमेंट भी 20 मार्च को ही कर दी, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, तो समझ के बताना सर, इस 83 रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा। भाई 83 रुपीज का पेमेंट कब हुआ है, इनवॉइस तो बाद में आया है, इसका मतलब है सर इसका भी पेमेंट मैं सरकार को जीएसटी दे दूंगा 20 मार्च को। तो मैंने जब 20 मार्च को सरकार को जीएसटी दिया, वो टोटल कितने पे दिया, 800 पे दिया। अब बचे कितने, 700, 700 रुपये बचे ना। अब जैसे 700 रुपये बचे तो उसका अलग से टाइम ऑफ सप्लाई, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, आया समझ। अब मैंने सरकार को बोला यार सरकार ये तो क्या टाइम पास है यार, हमारे पास करोड़ों कस्टमर, लाखों भी नहीं, कितने, करोड़। अब क्या हम इन करोड़ों कस्टमरों का ऐसा हिसाब रखें कि इस वायडे ने 80 रुपये ज्यादा दिए, इस पागल ने 50 रुपये ज्यादा दिए, इससे 50 रुपये लेने। तो सरकार ने बोला यार अब हिसाब तो आपको रखना पड़ेगा। तो एयरटेल और बहुत सारे लोगों ने बोला यार हमारे बिजनेस में तुम ये कुछ ऑप्शन तो दो हमको। और सरकार ने बोला यार क्या चाहिए तुमको, तो एयरटेल ने बोला एक काम करो ना, छोड़ो हम तो इनवॉइस की डेट को प्राथमिकता दो, छोड़ो पेमेंट पेमेंट, जैसे गुड्स में करते हो ना वैसे हमारे साथ करो, जैसे गुड्स में करते हो वैसे। अब अगर इनवॉइस की डेट को प्राथमिकता देंगे तो 770 और 783, वो भी कितना ही होगा, 1500 ही होगा ना। वैसे भी 1500 पे जीएसटी जा रहा है, अब भी कितने पे जा रहा है। तो हमने बोला डियर एयरटेल जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तेल लेने का पेमेंट, आप चाहो तो इनवॉइस की डेट को बना देना क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, और जो इनवॉइस का अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी दे देना, मोर और लेस। अभी कम मिलेगा तो अगले महीने ज्यादा मिलेगा, ऐसे ही होगा, या तो इस महीने ज्यादा मिल गया तो अगले महीने कम मिलेगा। आई बात समझ में। बट इन्होंने भी एक चालबाजी रखी, इन्होंने बोला यार भाई हम आपको ऑप्शन तो दे रहे हैं पर एक हद तक ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब अगर सामने वाला रईस की औलाद है तो 717 के 2000 का नोट दे रहा है, बिल्कुल अल्ट्रा रईस हुआ ना वो तो। देने कितने थे, अरे राउंड ऑफ में 1000 दे दो, तो कितने दे रहे हो, अकड़ है ना पैसे की, तुमको ज्यादा दिखा रहे हो तुम। सरकार बोले देख 717 और 2000 में फर्क कितने का है, 1000 से ज्यादा है ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर वापस से डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज, ठीक है। तो कैप तो रखना पड़ता है यार सरकार को, वरना लोग लॉ का गलत यूज कर लेंगे। तो फिर सरकार ने देखो क्या बोला, वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव्ड एन अमाउंट अप टू रुपीज 1000 रुपए तक मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन इनवॉइस, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट shall at the option of supplier be the date of issue of invoice। इसका मतलब है सर ये जो 83 रुपीज है ना, इसका टाइम ऑफ सप्लाई अभी नहीं आएगा, अगले महीने आएगा जब इसका इनवॉइस इशू हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर चाहे तो ये भी कर सकता है, मना नहीं कर रहे,
पर इसके लिए आपके पास ज्यादा वर्कमैन होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोड आ जाएगा, अकाउंटेंट को फिर एक एक का क्या रखना पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये क्या है, देखो, सप्लाई शेल बी डीम टू मेट एज इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है, जितने का इनवॉइस बना है उतने की सर्विस आपको मिलेगी। ठीक है, गुड्स में भी ध्यान रखना कि अगर इनवॉइस कम का बनाया तो फिर इनवॉइस कम का बनाया तो फिर जो सप्लाई हुई है वो भी हम कम की ही मानेंगे। डन क्या क्लास? फिर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मानी जाएगी। डन हो गया, बहुत बढ़िया सर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो सर रेसिपेंट ही इंपॉर्टेंट है, और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज, और 61 डे। सर यहां पे क्यों नहीं 31 दिए राजा? यहाँ पे पहले ही आपको दिए ना 31 दिन, तो इनवॉइस इशू करने के दिए ना। तो पता है 61 का मतलब है 30 + 31। ये बहुत बारीक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि कोई नहीं बता सकता अनलेस एंड अनटिल उसने बहुत लॉजिकली जीएसटी पढ़ा हो। ये 61 क्यों है? 61 इज नथिंग बट, 30 तो आपके नॉर्मल क्या है इशू करने के, और बाकी है वो 31 ही जो गुड्स में 31 था। ठीक है, तो 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय सप्लायर। ध्यान रखोगे क्या? सर यहाँ पे रिसीविंग डेट क्यों नहीं है राजा? प्रैक्टिकली सर्विस की रिसीविंग डेट निकालना इम्पॉसिबल है। आप मेरे को ही ले लो, मैं क्या कौन सी डेट मानो रिसीविंग की? आप कौन सी डेट मानोगे रिसीविंग की? आज मानोगे? अपना तो कल भी रिवीजन लेक्चर है। चलो रिवीजन खत्म हो गया, तो क्या रिवीजन खत्म हो गया तो मेरा फर्ज खत्म हो गया क्या? आप मेरे से कोई डाउट पूछोगे, बोलूंगा नहीं बस हो गया, अब नहीं बता रहा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एग्जाम के एक दिन पहले आप, मैं बोला बस हो गया यार, इतने पैसे आपने दिए थे अब नहीं हो पा, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो गुड्स की रिसीविंग डेट निकालना पॉसिबल है। अगर मैं आईफोन बेच रहा हूं तो मैंने आपको आज बेचा, यह हुई रिसीविंग डेट। सर्विस की रिसीविंग डेट निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो इसलिए लॉ मेकर ने बोला यहाँ पे हटाओ सर्विसिंग की रिसीविंग डेट, सिर्फ दो डेट रखो, एक तो पेमेंट वाली डेट और 61 डे फ्रॉम इनवॉइस, दोनों में से विचएवर इज। ठीक है सर, अगर क्लॉज ए और क्लॉज बी में कुछ पता नहीं लग पा रहा है तो सर रेसिपेंट ने जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी। एक और चीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है बहुत टाइम से। अगर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस से आपने कोई सर्विसेज ली है, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस मतलब 20% या ज्यादा उस आपका कंट्रोल हो, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड इंटरप्राइज। सीए फाइनल में आप सेक्शन 92A में इनकम टैक्स एक्ट के पढ़ोगे। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, अभी आपको एग्जाम में देगा कि वो कौन सी इंटरप्राइजेस है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज। अब सुनो ध्यान से, आपकी एसोसिएटेड इंटरप्राइज और जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है। सप्लायर इज लोकेटेड, ठीक है, और एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस कौन से इंटरप्राइजेस है? ठीक। अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें? सर रिवर्स चार्ज लगेगा, हाँ लगाओ रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगता है, हमने देखा था। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या है ना, डेट ऑफ पेमेंट निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि शायद ही डेट ऑफ पेमेंट होगा, क्योंकि वो दोनों आपकी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस है, तो शायद ही एसोसिएटेड इंटरप्राइज में क्या होगा, पेमेंट होगा। तो लॉ मेकर ने बोला कि अगर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का केस है और वो भी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे आप प्राथमिकता दो, बताए किसको? डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ, और डेट ऑफ पेमेंट तो है ही, बट यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट प्रैक्टिकली शायद पेमेंट होगा ही नहीं, तो किस डेट ऑफ पेमेंट को हम कंसिडर करें? तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हर केस में क्या निकलता है, डेट ऑफ इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीवेबल, क्योंकि सप्लायर तो इंडिया के
बाहर है। आया समझ में? ठीक है सर, एज इट इज सेम वाउचर 13.5 एज इट इज सेम, 13.6 एज इट इज सेम, जो हमने सेक्शन नंबर 12 में पढ़ा था। ठीक है सर, इसमें तो अमेंडमेंट भी आए। हाँ बता रहा हूँ, अब टेंशन मत लो, सब हो जाएगा आपका। अरे वाह, बस ये टाइम ऑफ सप्लाई में यही अमेंडमेंट है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो वो आप बच्चे दिमाग लगाते हो ना, यार ये वाले अटेम्प्ट में तो आ गया, अब हमारे अटेम्प्ट में नहीं आएगा। पर आईसीआई का कोई ऐसा भरोसा नहीं है। पर ये हम हमारे टाइम पे भी करते थे, पहले ये चेक करते थे। हमारे टाइम पे 2 चैप्टर चलते थे, एक था अमलगमेशन और एक था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो हम ये देखते थे, चलो आईसीआई ने इस अटेम्प्ट में अमलगमेशन पूछा है, अब अगले में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछेगा। ऐसा हम बिल्कुल तैयारी करके गए, और नालायकों ने 2 अटेम्प्ट में सलंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया। फिर हमको रियलाइज हुआ कि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी आ जाए। अब देखो, इसका थ्योरी क्वेश्चन अभी आया था कि टाइम ऑफ सप्लाई एनएचएआई के केस में कैसे निकलेगा। एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कॉन्ट्रैक्ट को समझना। सपोज करो एनएचएआई ने अतुल कंसेशनर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया कि आप रोड बनाओ। अब रोड कोई ऐसा तो नहीं है आंख बंद करी खोला रोड बन गया, 10-15 साल लगेंगे, हाईवे पास काम करना पड़ेगा। और रोड बनाना था इनको 1000 किलोमीटर का। ठीक है, और हमने इनको ऐसा बोला है कि हर 100 किलोमीटर पे हम आपको 10 CR दे देंगे। 100 किलोमीटर हो जाएंगे कितने ले लेना, 10 करोड़। अगले 100 हो जाए कितने ले लेना, सर ये तो इवेंट से लिंक्ड लग रहा है। हाँ राजा, दिस इज रिलेटेड टू इवेंट लिंक्ड। ठीक है, ये जो मॉडल है ना जिस पे काम होता है, उस मॉडल को बोलते हैं डीबीओटी मॉडल। डीबीओटी इज डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। डिजाइन करो, बनाओ, ऑपरेट करो, और फिर ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब डाउट ये आया कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, गुड्स या सर्विस। सर्विस, सर्विस में 2 बातें, या तो इनवॉइस अगर टाइम पे इश्यू हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज, और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब सर टाइम पे इशू हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 31 में। अब सेक्शन नंबर 31 में भी हमको जाना पड़ेगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मैंने आपको बताई थी 3 बातें कि अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो वो ले लो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन पेमेंट हुआ वो ले लो, और अगर बात कंप्लीशन ऑफ इवेंट की है तो उस केस में इनवॉइस पता है कब बनेगा, जिस दिन हमारा कंप्लीशन हुआ उस दिन या उससे पहले। तो सर यहां पे वही बात है कि 30 दिन इनवॉइस और पेमेंट, पर 30 दिन के आफ्टर तो पेमेंट और सर्विस कंप्लीट। अब लॉ मेकर ने बोला एक खुद ही दिमाग से लगाओ, सर्विस तो कब कंप्लीट हो रही है, तो भैया क्या ये सर्विस कंप्लीशन की डेट रिलेवेंट है। सर ये काहे का रिलेवेंट, क्या 15 साल सरकार वेट करेगी जीएसटी का, नहीं। तो फिर सरकार ने बोला भाई सुनो ध्यान से, अब ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई में केस कौन सा है, तो भैया जैसे जैसे इवेंट होता जाएगा वैसे वैसे आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज, बहुत बार इन केस में लेट पेमेंट होती है, इन केस में ये चलता है। तो सर लेट पेमेंट होती है तो इस इंटरेस्ट के ऊपर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। सर अभी तो सीखा सेक्शन 13(6) में, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी। हाँ, जिस दिन मिलेगा उस दिन निकाल देंगे इसका क्या, जीएसटी। ठीक है, तो सर ये एनएचएआई वाला जो अमेंडमेंट है इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, देखो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था ना, मैं आपको चलो इसमें से पढ़वा भी देता हूँ कि सर ये आया क्या था 5 मार्क्स में।
बस 5 मार्क्स में इतनी सारी आपको चीजें लिखनी थी। ये खुद मेरे को आधा एक घंटा ये सब आप बनाने में लगता है, ये कोई मजाक नहीं है बनाना। कौन सा एग्जाम्पल में कौन सा डायग्राम कहाँ बनाना है, ऐसे ही 2 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ क्या लिखा है। आपको लगेगा भी बहुत अच्छा कि हाँ हाँ सब सही लिखा है, पर फिर वो फील नहीं आएगा। तो कभी भी कोई टफ चीज को आपको समझना हो ना, आप डायग्राम बनाया करो। अरे जिससे हमने जीएसटी पढ़ा उन्होंने हमको ऐसा सिखाया था। तो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, और हमको कहीं पे थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, क्या बना दो, डायग्राम। ठीक है, मैंने भी तो किसी से सीखा ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई सा भी टफ टॉपिक है। और ये डायग्राम के चक्कर में हमको एक सीए फाइनल में इकोनॉमिक लॉ होता था, वो मैंने सेल्फ करा था और मेरे को 79 आए थे, और मैं 95 एक्सपेक्ट कर रहा था। सीए फाइनल है, 11वीं 12वीं नहीं है। ठीक है, वो देख देख के पेपर लिखने वाला, उसमें हालत खराब हो जाती है देख देख के पेपर लिखने में, इतना सारा मटेरियल लेके जाना पड़ता है। पर फिर वहां पे भी मैंने क्वेश्चन आता था 3 पेज का 4 पेज का, मेरे को मालूम था कि 3 पेज 4 पेज के क्वेश्चन को अगर मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने उसको 1 पेज में डायग्राम के फॉर्म में ढल दिया, तो फिर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ गई, फिर बार बार क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं आप क्या करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब देखो इशू क्या है, अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल ऑफ NHAI द कंसेशनर, हमारे केस में कौन था, अतुल कंसेशनर, उसको क्या बनाना है सर, रोड बनाना है जो कब तक चलेगा, 15 से 17 साल, और पेमेंट इज स्प्रेड ओवर द ईयर्स। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, तो फिर इन्होंने बोला अंडर HAM मॉडल, जहां पे काम चलता है कौन से मॉडल पे, जहां पे कंसेशनर को काम भी करना है, ऑपरेट भी करना है और मेंटेन भी करना है। HAM सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, पेमेंट यहाँ पे बहुत स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड मतलब ऐसा नहीं होता कि भैया टाइम टू टाइम आपको पेमेंट मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन में पेमेंट का ऐसे ही लोचा रहता है। फिर इन्होंने एक सिंपल सा बात बोला कि दिस इज व्हाट, और फिर इन्होंने बोला इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज इफ इनवॉइस इज इशूड। फिर उन्होंने बोला अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर हम कंप्लीशन डेट का इंतजार, तो फिर उस केस में क्या आया समझ में। और फिर इन्होंने आखिरी में क्या बोला कि इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ेगा और उसका टाइम ऑफ सप्लाई वैसे ही निकलेगा जैसे आप नॉर्मली निकालते हो। अब 5 मार्क्स में आपको 5 पॉइंट देने पड़ेंगे, इस 5 पॉइंट में 1 मार्क्स आपका इसका है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स आपका इसका है, 1 मार्क्स आपका इंटरेस्ट का है, और फिर ये 1 मार्क्स इसके हैं। ठीक है, अब रट्टे नहीं मारने, मार्क्स सिर्फ इसके। क्या बच्चे ने DBOT मॉडल लिखा तो 1 मार्क्स दो, क्या बच्चे ने कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा तो 1 मार्क्स दो, क्या बच्चे ने ये बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस और पेमेंट 1 मार्क्स दो, क्या बच्चे ने इंटरेस्ट के बारे में बताया 1 मार्क्स। भले आपने अपनी लैंग्वेज में ही क्यों नहीं बताया, और लैंग्वेज भाई 3-4 बार इसको पढ़ोगे लैंग्वेज आपकी वही आ जाएगी जो किताब में लिखी हुई है, एज इट इज सेम। 4-5-6 बार कुछ भी चीज को फोकस से पढ़ोगे ना, वही सेम लैंग्वेज जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इसी के साथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी जल्दी से वो जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस करो ताकि आपके पास तमाम रिवीजन वीडियोस आ जाए। और अब इस चैनल पे सीए फाइनल के भी रिवीजन वीडियोस आएंगे, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।